स्टूडेंट्स, आज हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह आप लोगों की एक इम्पोर्टेंट यूनिट है जो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के कुछ कंसेप्ट्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। स्लोप का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं ढलान, और डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि विक्षेपण। जैसे ढलान का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये जो अगर मैंने एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ की है तो इस हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, ये स्लोप हो गया। और डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि सपोज करो ये हमारे पास कोई बीम है और इस बीम पे हमने क्या किया है, लोड अप्लाई किया है। तो जब हम इस बीम और ये सिंपली सपोर्टेड मान लीजिए, तो जब हम इस बीम पे लोड अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इस लोड की वजह से बीम क्या होगी, बेंड शेप में आ जाएगी। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस कवर करता है तो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। तो इसमें ये जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है, इस डायग्राम में बेसिकली यही शो करने की कोशिश की गई है कि ये जो दिखा रखा है आपका, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये जो बीम का पोर्शन है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये इस बीम की न्यूट्रल एक्सिस है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि न्यूट्रल एक्सिस आपकी वह एक्सिस होती है जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा, यानी डिफॉर्मेशन क्या होगा उस पर, जीरो होगा। तो जब हमने इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे लोड अप्लाई किया और हमने सपोज करो ये बीम की लंबाई एल है, इस पे हमने एक पॉइंट लोड डब्ल्यू अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने इसके मिडिल पार्ट में ये बीम लोड अप्लाई किया हुआ है। तो इस लोड की वजह से ये वाला जो फाइबर है, ये जो बीम है, ये वो इस शेप में आने की कोशिश करेगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। बीम अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस बीम पे यहाँ पे आपने लोड अप्लाई किया हुआ है W। इस बीम की वजह से, सॉरी, इस लोड की वजह से बीम का शेप इस तरीके से आ गया। यानी बीम की इनिशियल पोजीशन ये थी लोड लगाने से पहले, और जैसे हमने W लोड अप्लाई किया बीम में डिफ्लेक्शन आ गया और बीम की पोजीशन क्या होगी, फाइनल पोजीशन ये वाली, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से इसमें दिखा रखा है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा तो यही डिफ्लेक्शन कहलाता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने यही शो करने की कोशिश कर रखी है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे लोड डब्ल्यू अप्लाई किया हुआ है, इसकी वजह से बीम में आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये इस बीम की न्यूट्रल एक्सिस है और एक कर्व्ड वाला शेप जो आपका आ रखा है ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये जो डिस्टेंस होगी जो हमने वाई और डेल्टा से डिनोट किया हुआ है, तो यही वर्टिकल डिस्टेंस आपका डिफ्लेक्शन कहलाया जाएगा। और ये जो आपका कर्व लाइन जो आती है, जो ये बीम आपकी बेंड शेप में आ रही है, जो इस तरीके से आ रहा है, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक कर्व या डिफ्लेक्शन कर्व। इसको बोला जाता है इलास्टिक कर्व और डिफ्लेक्शन कर्व। डिफ्लेक्शन कर्व। तो जैसे आप देख देख पा रहे होंगे, जैसे अगर आप इस ए पॉइंट से चल रहे हो तो इस पॉइंट से आप इस न्यूट्रल एक्सिस से इस न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस देखो, वर्टिकल डिफ्लेक्शन की डिस्टेंस कम है। फिर जैसे जैसे आप राइट साइड की तरफ जाते जाओगे तो वैसे वैसे डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी ये पॉइंट। इस पॉइंट पे जो हमारा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा, इसको हम वाई मैक्सिमम से डिनोट करेंगे। और फिर जैसे जैसे आप अगेन इधर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, यानी इस बी पॉइंट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, आपका डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे ये शो किया गया है कि ये x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो ये जो हमने ले रखा है, ये इनिशियल पॉइंट हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो कंसिडर कर रखी है। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनिशियल पोजीशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर आप इस डायग्राम को कंसिडर करना ऊपर,
आफ्टर अप्लाइंग लोड W बीम हैज़ अटेंड अ बेंड शेप और कर्व्ड शेप, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। अब हम डिफ्लेक्शन क्या होता है और स्लोप क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि डिफ्लेक्शन क्या होगा कि लोड लगाने के बाद बीम जितना बेंड शेप अटेंड कर रही है वो जो वर्टिकल हाइट होगी ये आपका डिफ्लेक्शन कहलाया जाएगा। डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑन अ पॉइंट in an initially straight beam when it is subjected to loads. It is represented by y, इसको हम y से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा, या इस सिंबल से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, एंड इट्स यूनिट इज mm। यानी जैसे यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था C और लोड लगाने के बाद ये पॉइंट पहुँच गया यहाँ पे C डैश पे, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, यही आपका डिफ्लेक्शन कहलाया जाएगा। लोड लगाने से पहले और लोड लगाने के बाद किसी पॉइंट में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है वही हमारा डिफ्लेक्शन कहलाता है। ये आप चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं स्लोप। इट इज़ द एंगुलर शिफ्ट एट एनी पॉइंट ऑफ द बीम बिटवीन नो लोड कंडीशन एंड loaded beam. Its value is different at different points on the length of beam. It is represented by dy upon dx और डेल्टा। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये स्लोप क्या है? स्लोप is the angular shift at any point of beam between no load condition and loaded beam. Its value is different at different points on the length of beam and it is represented by dy upon dx और थीटा। देखिए, तो स्लोप के लिए क्या करते हैं आप, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे ये इनिशियल कंडीशन है सिंपली सपोर्टेड बीम की, हमने इस पे लोड अप्लाई किया और इस लोड अप्लाई के बाद बीम का शेप इस तरीके से आ गया। तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ C, इस लोड की वजह से बीम हमारा इस पॉइंट में आ गया, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन बोलेंगे, y मैक्सिमम आ गया C पॉइंट। अब अगर मैं सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसको मैंने नाम दिया हुआ है D नाम दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पे हम सपोज करो इस पॉइंट पे हमने स्लोप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से इस D पॉइंट पे। तो अब ये देखेंगे कि इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल ये बना रहा है, तो ये होगा हमारा स्लोप। अगर इसी तरीके से इस C पॉइंट पे अगर हमें स्लोप निकालना है, इस C पॉइंट पे स्लोप निकालना, तो इस C पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये टेंजेंट आ गया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा टेंजेंट है उसका एंगल कितना है, जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं 0 डिग्री का एंगल है। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले रखा है, E पॉइंट ले रखा है सपोज, इस पे हमने स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे बिटवीन नो लोड कंडीशन एंड लोडेड कंडीशन। तो यहाँ से टेंजेंट हमने इस पे ड्रॉ किया, तो ये जो पॉइंट आ गया आपका, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा थीटा या dy अपॉन dx, इसी को बोलेंगे स्लोप। ये तो बात थी सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। अब बात करते हैं कैंटिलीवर के केस में। ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो कैंटिलीवर बीम में आपने क्या कर रखा है कि इनिशियल तो बीम की पोजीशन ये थी, तो जैसे आपने लोड को अप्लाई किया, ये पॉइंट A था हमारे पास, ये B पॉइंट था, जैसे आपने इस पे लोड अप्लाई किया, तो लोड अप्लाई करने की वजह से ये बीम आपका इस शेप में आ गई, यानी ये B पॉइंट जो है लोड अप्लाई करने के बाद ये B डैश पे शिफ्ट हो गया। तो जो ये B और B डैश के बीच की जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होगी, जिसको हमने YB, डेल्टा B और डेल्टा B से डिनोट किया हुआ है, तो ये डिस्टेंस जो होगी आपकी, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अब अगर सपोज करो हमने इस पॉइंट पे, इस B पॉइंट पे अगर हमने स्लोप निकालना है,
यानी इस बी डैश पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस बी पॉइंट पे। इस बी पॉइंट पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, यानी इस तरीके से लोड लगा W, जिसकी वजह से बीम आपका इस शेप में आ गई और ये जो बी वाला जो पार्ट था ये बी डैश पे चला गया। तो अगर हमने यहाँ पे स्लोप निकालना है तो कितना है स्लोप, और किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, हॉरिजेंटल इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में निकालोगे। तो क्या करोगे, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से। तो जैसे हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये जो एंगल बनाएगा यहाँ से, ये हमारा स्लोप होगा। टेंजेंट यानी इस पर से हमने इस पे ड्रॉ किया हुआ है। अब आप लोगों को इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये जो आपका बीम का इस शेप, ये जो शेप है ये हमारा आफ्टर डिफ्लेक्शन है, जिसको हम इसका इलास्टिक कर्व बोलेंगे कैंटिलीवर बीम के केस में। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैंटिलीवर बीम के केस में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा फ्री एंड पे आपको देखने को मिलेगा। कैंटिलीवर के केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमेशा आपको फ्री एंड पे देखने को मिलेगा और फिक्स्ड एंड पे डिफ्लेक्शन हमेशा जीरो होगा। फिक्स्ड एंड पे डिफ्लेक्शन हमेशा जीरो होगा। सिमिलरली स्लोप आपको मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, फ्री एंड पे ही आपको स्लोप देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की, बात करते हैं। और ये जो एंगल हमने दिखा रखा है थीटा बी है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये इस बीम का इलास्टिक कर्व है, यानी डिफ्लेक्शन कर्व है, और बीम हमारी इस पोजीशन में आ गई है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि डिफ्लेक्शन होता क्या है। तो ये तो हमारे पास डिफ्लेक्शन है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो भी हमारे सपोर्टेड एंड्स होंगे जैसे ए और बी, यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू जीरो होगी। ध्यान रखिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो हमारे सपोर्ट्स होते हैं, इन सपोर्ट्स पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू जीरो होती है और यहाँ पे स्लोप जो मिलता है आपको वो मैक्सिमम स्लोप मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो सी पॉइंट होगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको स्लोप जीरो मिलेगा लेकिन डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ए और बी पार्ट पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा लेकिन स्लोप की वैल्यू यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगी। सी डैश पे डिफ्लेक्शन आपका मैक्सिमम होगा लेकिन स्लोप जीरो होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। किसी बिंदु पर स्लोप की वैल्यू यानी स्लोप का मान निकालने के लिए उस बिंदु पर टेंजेंट इस पर से ड्रॉ किया जाता है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में पॉइंट सी पर स्लोप जो होगा वो जीरो होगा। यानी पॉइंट सी का मतलब है कि ये वाला पॉइंट जो डिफ्लेक्शन के बाद सी डैश पे आ गया था। तो जब आप इस पे क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे आपको स्लोप की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। स्लोप को dy अपॉन dx या थीटा से भी डिनोट किया जा सकता है। जिस पॉइंट पे आपने डिफ्लेक्शन निकालना होता है, सपोज करो आपने बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन स्लोप निकालना, तो इसको आप थीटा बी से डिनोट करेंगे। अगर आपको इस बी पॉइंट पे अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो उसको वाई बी से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। ये इसका पर्पज है कि हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और डिफ्लेक्शन जो होता है किसी भी बीम के लिए ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टिफनेस के। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व जो होगा आपका, वो फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा। यानी बेंडिंग मोमेंट जो आपका आएगा, बेंडिंग मोमेंट m इज इक्वल टू ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व कहलाती है। ये आपको आगे भी काम आएगा। m इज इक्वल टू ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसको हमने कैसे
प्रूफ किया हुआ है इस इलास्टिक कर्व को, इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर कर रखी है। इनिशियल पोजीशन बीम की ये है, आपने इस पे लोड अप्लाई किया W, जिसकी वजह से बीम का शेप इस तरीके से आ गया, यानी ये इनिशियल बीम हमारी इस तरीके से है। इसके बाद हमने इस पे W लोड लगाया, जिसकी वजह से बीम का शेप इस तरीके से हो गया। अब आपने क्या किया, ये जो कर्व आया आपका, ये कर्व होगा आपका इलास्टिक कर्व या डिफ्लेक्शन कर्व। तो हमने ये जो कर्व आया है लोड लगाने के बाद, इस पे हमने 2 पॉइंट ले रखे हैं C और D। इस पे हमने क्या ले रखे हैं, 2 पॉइंट ले रखे हैं C और D, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, dx है। dx लंबाई का हमने एक एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया, एलिमेंट। अब ये एलिमेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ले सकते थे हम ऐसे, क्योंकि ये तो स्ट्रेट बीम है, हमें कर्व्ड बीम का चाहिए, कर्व्ड शेप का चाहिए। तो ए और बी के बीच की जो इलास्टिक कर्व है, ए और बी के बीच जो आपका इलास्टिक कर्व बन रहा है, उस पर हमने dx लंबाई का एक एलिमेंट ले रखा है जिसका नाम है CD। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, इस XY प्लेन पे जब हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। हमने क्या किया, इसको ड्रॉ किया इस तरीके से, हमने इस पे ड्रॉ किया हुआ है x y, इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है। इसको आप A नाम दे सकते हैं, इसको B नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है आपका, ये C और D वाला पार्ट है, C और D वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें आप एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें आप लोग एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा कि ये जो है आपका, ये C और D होगा, ये जो होगा आपका, ये C और D होगा, ठीक है। तो ये जो आपका इस तरीके से आया, इस पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, जैसे इस तरीके से हम करते थे। तो ये जो एंगल है इसका, सपोज करो एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन। जब हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरीके से, और सिमिलरली हमने टेंजेंट ड्रॉ किया इस तरीके से, तो आप देखोगे कि इसका एंगल कितना है, थीटा है, और इसका एंगल कितना है, थीटा प्लस डी थीटा, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट हमने ले रखा है dx वाला, क्योंकि ये एक आर्क के फॉर्म में है, और इस आर्क का सपोज करो ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, तो आर्क का सपोज करो ये सेंटर है। क्योंकि जब आप कोई आर्क ड्रॉ करोगे तो इसके लिए आपको एक सेंटर की जरूरत पड़ेगी। तो इस C और D जो आपका आर्क के शेप में आ रहा है, इसका सेंटर सपोज करो ये है, इसका नाम हमने दे दिया O, और ये एंगल और ये डिस्टेंस कितनी है, इसके रेडियस के बराबर है। और यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा एंगल है। कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, थीटा एंगल बन रहा है। तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने C और D ले रखा है, इसको आप C और D ले सकते हैं। ये हमारे पास, जब हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसका एंगल था थीटा, जब हमने इस B पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसका एंगल था थीटा प्लस डी थीटा। यानी इस A पॉइंट का इस हॉरिजेंटल से एंगल है थीटा, B पॉइंट का हॉरिजेंटल से एंगल है थीटा प्लस डी थीटा, और यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले रखा है dx लंबाई का, वो ये वाला है हमारे पास, जो हमारे पास चाप के फॉर्म में है। और इस आर्क का जो सेंटर है वो ये है, जिसके रेडियस है r, और यहाँ पे इसका डी थीटा है। ये वाली लंबाई, इसको हमने ले रखा है, सपोज करो हॉरिजेंटल लंबाई जो है ये dx है, और ये वाली जो लंबाई है ये dy लंबाई है। इसमें आप एक चीज़ नोट करिएगा स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है इसको आप C पॉइंट कर लीजिएगा, और इसको D पॉइंट कर लीजिएगा, इसको C पॉइंट कर लीजिएगा, इसको D पॉइंट कर लीजिएगा, और इसको C डैश पॉइंट कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको C डैश पॉइंट कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो होगा आपका, ये होगा A और B, जो हम पूरा आर्क कंसिडर करेंगे। C और D इसको कंसिडर कर लीजिएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू बेंडिंग इक्वेशन में पता है m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। m अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो यहाँ से
वन अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन ई आई। इसको हमने इक्वेशन ए नाम दे दिया। अब अगर आप यहाँ पे इसको देख पा रहे होंगे, इस वाले डायग्राम को जब आप देखोगे इस पे, तो इस तरीके का आपका बनेगा। इस पे ये हमारे पास dx है, ये dx और ये dy। तो आप इसमें देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका दिखेगा इस पे, और ये राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला जब हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आ जाएगा, dx स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया हमने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और हमें ये पता है कि जो आर्क होता है, आर्क क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। ध्यान रखिएगा, आर्क क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस यानी कोण इंटू त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dx जो है आपका, ये आर्क है। dx जो है क्या है आपका, आर्क है। तो ये आर्क किसके बराबर होगा, r इंटू डी थीटा के बराबर होगा। तो r इंटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड है। अगेन वन अपॉन आर इज इक्वल टू, यहाँ से वन अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स, और डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स, डी एस की जगह पे हमने ये रख दिया, ये वैल्यू रख दी। डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा के बराबर हो जाएगी, जो डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी ये जो है टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा भी यहाँ पे आ सकता है अगर थीटा आपका बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। अब हमने इसको क्या किया हुआ है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इसको जब हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है इस वाले को, तो सेक स्क्वायर थीटा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद था थीटा के रिस्पेक्ट में। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, वन प्लस टेन सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा यहाँ चला गया, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी थीटा इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इसको हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया। r से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो इस r इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू आर अपॉन वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि r इंटू डी थीटा की जगह पे क्या है, ds है, और ds की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशन से। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू आर इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई, यहाँ पे हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। नाउ बाई सॉल्विंग इक्वेशन 3, जब आप इस इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वन अपॉन आर, यानी ये वाला वन अपॉन, ये इधर चला जाएगा, वन अपॉन आर इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये जो आ जाएगा अपॉन वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2, और इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम, वन अपॉन आर इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन नेग्लेक्टिंग टेन स्क्वायर थीटा वी गेट, क्योंकि अगर थीटा वेरी स्मॉल होगा तो टेन थीटा बराबर हम थीटा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको लिखा नहीं है। यहाँ पे हमने इसको सिंपल, ये जो हमारे पास आया था इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। हमने ये माना है कि थीटा हमारे पास वेरी स्मॉल है। जब थीटा हमारे पास वेरी स्मॉल है तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, उससे भी ज़्यादा और स्मॉल होगा। तो इस वजह से यहाँ पे इफ़ थीटा बराबर 0 डिग्री देन टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ से वन अपॉन आर इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
जब हमें पता है कि 1/r इक्वल टू हमारे पास m/ei है, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए वी हैव d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू m/ei और m इज इक्वल टू ei इंटू d2y/dx स्क्वायर। तो ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें इलास्टिक कर्व पे यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि इलास्टिक कर्व में आपने किस तरीके से ड्रॉ करना है। इलास्टिक कर्व को आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये पॉइंट करेक्ट कर लीजिएगा। ये हमारे पास बीम थी, इनिशियल पोजीशन है सिंपली सपोर्टेड बीम की, इनिशियल पोजीशन है सिंपली सपोर्टेड बीम की। आपने लोड अप्लाई किया W, जिसकी वजह से बीम का शेप ये हो गया, यानी बीम इस शेप में आ गई, इसका इलास्टिक कर्व के शेप में। अब यहाँ पे हमने बीम के 2 पॉइंट ले रखे हैं, एक नाम दिया हमने C, एक नाम दिया D, और ये जो डिस्टेंस है इसकी ये है ds। अब इसका जब हम XY कोऑर्डिनेट्स पे ड्रॉ करेंगे, इस x y 0, तो जब हम इसको XY कोऑर्डिनेट्स पे ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये हमने नाम दिया C और ये नाम दिया D। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका स्लोप होगा ये इस तरीके से आएगा, और जब आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा यहाँ पे। तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, और ये एंगल कितना हो गया थीटा प्लस डी थीटा। ये इस तरीके से है, कर्व के शेप में है ये वाला पोर्शन। तो इस आर्क के फॉर्म में, आर्क का सेंटर होगा कहीं, इसको हमने नाम दे दिया O, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे डी थीटा, ये रेडियस है इसकी R। ये हमारे पास ds है। देन अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तो जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, थीटा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये डिस्टेंस हम ले लिए dy और ये डिस्टेंस हमने ले ली dx। तो इसी के रिस्पेक्ट में अब हमने पूरी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और बेंडिंग इक्वेशन का यूज़ करना है, और फाइनली हमने ये रिजल्ट निकालना है। फाइनली हमने ये रिजल्ट निकालना है इस पर। आई होप कि आप लोगों को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का कंसेप्ट और इलास्टिक कर्व का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।